बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ साइंस। यहाँ पे हम साइंस रिलेटेड मटेरियल्स, लेक्चर्स और वीडियोस शेयर करते हैं। तो हमने एक लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया था बायोलॉजी पोर्शन से 9th और 11th स्टैंडर्ड का। हमने इससे पहले भी लेक्चर अपलोड किए हैं, तो आप हमारे चैनल पे वो देख सकते हैं। प्रीवियस जो लेक्चर था वो सेल के बारे में हमने स्टार्ट लिया था, और सेल के जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली मेन फीचर्स हमने पढ़े थे। उनमें हमने सेल के साइज़ के बारे में पढ़ा था, सेल शेप और सेल का जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में नंबर होता है, तो उनके बारे में हमने बहस की थी। अब कंटिन्यूटी में हम अपना अगला लेक्चर्स डिलीवर करने वाले हैं। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है, आप सब व्यूवर्स से गुजारिश है कि जिन्होंने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना तो वो काइंडली वो लेक्चर सुन लीजिए, ताकि कंटिन्यूटी में आपको ये लेक्चर भी इजीली अंडरस्टैंड हो सके। तो इस लेक्चर में हम सेल के बारे में मज़ीद डिटेल के साथ बहस करेंगे, और सेल का स्ट्रक्चर होता है तो उसे हम डीपली स्टडी करने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल आज हमारा टॉपिक है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ये नेक्ड आई से इस तरह डायरेक्टली आमतौर पर नज़र नहीं आता। तो कुछ सेल्स उसमें तो बड़े होते हैं, हमें डायरेक्टली नज़र आते हैं आम आंख से, लेकिन सेल को देखने के लिए, सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए आमतौर पर हम एक डिवाइस या एक आले का यूज़ करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर ही में पढ़ा था, जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। और इस लेक्चर में चूँकि हम सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं, तो माइक्रोस्कोप के यूज़ से हम आपको सेल के जो डिफरेंट फीचर्स हैं वो दिखाएंगे। तो सेल को स्टडी करते हुए अगर हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं और सेल के अंदर जाते हैं, तो तकरीबन हर सेल में हमें 3 बुनियादी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो सेल में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। और सेल का जो स्ट्रक्चर होता है और सेल में जो फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं, वो 3 मेन फीचर्स क्या है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दूसरा न्यूक्लियस है, और तीसरा जो मेन फीचर्स है वो है साइटोप्लाज्म। तो ये 3 बुनियादी चीज़ें तकरीबन हर सेल में हमें देखने को मिलती है, जो तकरीबन हर सेल में प्रेजेंट होती है। अब आपको पता है कि सेल आउटर एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्शन रखता है, मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को शेयर करता है और एक्सचेंज करता है। इसके अलावा सेल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, आयन एक्सचेंज होता है, और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती है। तो वो तमाम एक्टिविटीज़ जो हम पढ़ेंगे वो मेनली इन 3 फीचर्स की बदौलत है। ये जो 3 स्ट्रक्चर है, जो 3 फीचर्स है, यही उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो इन 3 फीचर्स पे हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल के साथ स्टडी करने वाले हैं उनको। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि लेक्चर को कंसंट्रेशन के साथ सुन लीजिए। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक आउटर कवरिंग है। फर्ज करें हम सेल को इस तरह कंसिडर करें कि ये एक घर है, और इसमें हम बाहर की जानिब से एंटर होते हैं। तो अगर हम एनिमल सेल की बात करें, तो एनिमल सेल में द मोस्ट आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें, तो प्लांट सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल होती है, और फिर सेल वॉल के अंदर एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन होता है वो हम आगे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा जो मेन फीचर्स है वो था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। जिस तरह एक ऑर्गेनिज्म है या एक ह्यूमन है, और ह्यूमन में ब्रेन प्रेजेंट होता है, और ये ब्रेन बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस को बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल करता है, और बॉडी के तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो इसी तरह सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए भी हमें एक ऑर्गेनील या एक चीज़ की ज़रूरत होगी, जिसे हम न्यूक्लियस कह सकते हैं, और वही न्यूक्लियस है। जो तीसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है साइटोप्लाज्म। हम सेल को स्टडी करते हैं 2 टाइप्स ऑफ टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं। वो एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक होता है सेल मेम्ब्रेन। तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एनिमल सेल में, तो उसे तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं, और सेल मेम्ब्रेन भी हम इसे कह सकते हैं। लेकिन सेल के अंदर जो ऑर्गेनील प्रेजेंट होते हैं, और उससे जो मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट जो इनकी जो मेम्ब्रेन इसे कवर करती है, तो उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं कह सकते। इसे हम सेल मेम्ब्रेन तो कह सकते हैं, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं कह सकते। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होता है जो आउटर एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन में आता है। लेकिन जो सेल ऑर्गेनील्स का एक मेम्ब्रेन है, तो उसे हम सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं कहते। तो ये ऑर्गेनील सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये नीचे लिस्टेड है तमाम ऑर्गेनील को हम आगे पढ़ने वाले हैं। दूसरा जो पार्ट हमने पढ़ा वो है साइटोसोल। तो साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनील है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में
फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। सेल ऑर्गेनील के बाहर फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है और उन फ्लूइड को हम सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। उस पार्ट को हम साइटोसोल कहते हैं। साइटो जहाँ भी यूज होगा इसका मतलब है सेल, और सोल का मतलब है फ्लूइड या एक सोल्यूशन। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल ऑर्गेनील के अलावा जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसे हम साइटोसोल कहते हैं। और ये साइटोसोल मुख्तलिफ फंक्शंस, इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता, यहाँ पे मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ आयन एक्सचेंज जो होती है वो यहाँ पे होती है। इसके अलावा जो तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो बेसिकली साइटोसोल के अंदर होती है। तो साइटोप्लाज्म में ये दो मेन पार्ट्स है और ये ऑर्गेनीज है, तो इसे हम डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम आते हैं अब सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करते हैं। तो हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। तो एनिमल सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या हमने बात की कि इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? ये डेलिकेट थिन इलास्टिक स्ट्रक्चर है, मतलब एक नाजुक सा थिन स्ट्रक्चर है, इलास्टिक है, इलास्टिसिटी इसमें प्रेजेंट होती है और ये लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है। हमने आउटर मोस्ट कवरिंग की अगर हम बात करते हैं तो सेल वॉल प्लांट सेल में होता है, लेकिन सेल वॉल को हम लिविंग नहीं कंसिडर करते, उनको हम नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं। और सेल मेम्ब्रेन ये है लिविंग पार्ट है। ये सेमी परमिएबल होता है। सेमी का मतलब है आधा, मतलब, और परमिएबल का मतलब है कि ये किसी चीज़ को अलाउ करता है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इसका मतलब ये है कि इस मेम्ब्रेन के थ्रू कुछ सब्सटेंस तो ऐसे होंगे जो इस सेल मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं, सेल के अंदर भी आ सकते हैं, सेल से बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन बाज़ ऐसे सब्सटेंसेस भी होंगे जिनको ये सेल मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस शो करेगा और उसकी पैसेज को अलाउ नहीं करेगा। तो इसका मतलब यह है कि ये सेमी परमिएबल है। अब सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ये 2 लेयर से बना होता है, जिसे हम बाई लेयर भी कह सकते हैं। तो 2 लेयर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। जो ब्लू कलर में आपको ये चीज़ें नज़र आ रही है ये है लिपिड मॉलिक्यूल्स है, और लिपिड मॉलिक्यूल्स ने 2 लेयर्स बनाए हैं, एक आउटर लेयर है और एक इनर लेयर है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में हमें प्रोटीन्स भी मिलती है। ये आप देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रोटीन्स है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो ग्रीन कलर में शो किया गया है। तो सेल मेम्ब्रेन का ये जो स्ट्रक्चर है और यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है, तो ये प्रोटीन बेसिकली एक चैनल के तौर पर काम करते हैं। डिफरेंट सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह, सेल के अंदर या सेल के बाहर की पैसेज को कंट्रोल करने वाले यही प्रोटीन्स मॉलिक्यूल होते हैं। और ये इस तरह इनकी एग्जांपल ली जाती है कि एक समंदर है, उसमें किश्ती तैर रही है। तो जिस तरह समंदर में किश्ती तैरती है, तो बिल्कुल लिपिड को एक समंदर से, एक सी से उसको रिलेट किया गया है, और प्रोटीन्स को एक कश्ती से रिलेट किया गया है। तो जिस तरह किश्ती में एक मुसाफिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बिल्कुल अगर इसी तरह सेल की एग्जांपल लेते हैं तो सेल को बाहर से कोई सब्सटेंस आ रहा है या सेल के अंदर से कुछ सब्सटेंस बाहर जा रहा है, तो ये प्रोटीन एक किश्ती के तौर पर काम करते हैं और इन सब्सटेंस की पैसेज को अलाउ करती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स की बात भी हमने की। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? ये इन सेल को बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और लिपिड्स जो होते हैं ये 2 लेयर्स में 2 लेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और इसी लिपिड्स की वजह से सेल परमिएबिलिटी, सेमी परमिएबिलिटी शो करता है। मतलब कुछ सब्सटेंसेस को जो इसमें सॉल्युबल है तो वो तो इनको अलाउ कर देता है, लेकिन मोस्ट सब्सटेंसेस जो इनमें सॉल्युबल नहीं है तो उन सब्सटेंस को ये रेजिस्टेंस शो करता है, उनकी पैसेज को अलाउ नहीं करता। सेल की थिकनेस की बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस की बात अगर हम करें तो इसकी जो थिकनेस होती है ये तकरीबन 75 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1 इंच, मतलब 75 से 110 एंगस्ट्रॉम तक इसकी थिकनेस होती है। सेल मेम्ब्रेन को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। हमने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर है वो इतनी नहीं है, और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो उनकी मैग्निफिकेशन पावर ज़्यादा होती है, तकरीबन 5 लाख से ऊपर होती है। तो सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करने के लिए हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही लिया गया है। फंक्शंस की बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो ये सेल के शेप को और सेल के साइज को मेंटेन करता है, उसे एक अपनी एक हाथ में रख देता है। इसके अलावा ये सेल के जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, इंटरनल जो फ्लूइड होता है या साइटोप्लाज्म है या कुछ और सब्सटेंसेस है, तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तीसरी बात ये है कि ये तकरीबन जो सेल के अंदर कुछ सब्सटेंसेस एंटर होते हैं या कुछ सेल के अंदर से बाहर कुछ सब्सटेंस जाते हैं, तो इनमें उनकी एंट्री को या उनकी एग्जिट को कंट्रोल करते हैं ये सेल मेम्ब्रेन।
इसके अलावा होम्योस्टेसिस को भी सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। फर्ज करें होम्योस्टेसिस हम जानते हैं कि होम्योस्टेसिस ऑर्गेनिज्म के दरमियान एक प्रोसेस है, उनकी एक एबिलिटी है या एक डेवलपमेंट है जिससे ऑर्गेनिज्म अपने अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है। सेल को स्टडी करते हुए अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल सेल में द आउटरमोस्ट कवरिंग क्या हो, प्लांट सेल की बात करें या बैक्टीरियल सेल की बात करें तो प्लांट सेल में द आउटरमोस्ट कवरिंग जो होती है वो सेल वॉल होती है। तो सेल वॉल क्या है? ये नॉन लिविंग आउटरमोस्ट कवरिंग पार्ट ऑफ द सेल है। ये बैक्टीरिया और प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल में ये प्रेजेंट नहीं होता और ये नॉन लिविंग कंसिडर किया जाता है, लिविंग नहीं कंसिडर किया जाता। अब इसकी बात करते हैं तो मजीद अगर हम डिस्कस करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये टफ होता है, रिजिड होता है, सख्त होता है और इनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रेजेंट होती है। आपने प्लांट्स को देखा होगा कि उनको जो आउटरमोस्ट कवरिंग है वो सख्त होती है बराकस एनिमल सेल्स की। इसके अलावा उनकी जो सेल वॉल होती है तो वो फ्लेक्सिबल भी होती है। फॉर एग्जांपल एक हवा आती है और उसे झुकाती है तो दोबारा अपनी हालत में आती है। प्लांट्स के एनिमल प्लांट सेल की जो सेल वॉल होता है इसकी कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे आपको सेल वॉल का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। यहाँ पे सेल वॉल की कंपोजिशन में मेनली थ्री सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। एक है सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है और पेक्टिन है। तो सेल वॉल में ये तीन चीज़ें प्रेजेंट होती है। सेलुलोज और हेमीसेलुलोज सेल वॉल को रिजिडिटी और टफनेस प्रोवाइड करते हैं, उनमें सख्तपन प्रोवाइड करते हैं और इसके अलावा जो पेक्टिन प्रेजेंट होता है वो तो उसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। सेल वॉल या तो वन लेयर होगा, थिन होगा या थिक होगा, इसमें मुख्तलिफ लेयर्स प्रेजेंट होगी। इसकी थिकनेस तकरीबन 50 से लेकर 1000 एंगस्ट्रॉम तक भी हो सकती है। तो यहाँ पे ब्लू कलर में आपको सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल है। तो ये इनकी थिकनेस का अगर आप अंदाजा लगाए तो सेल मेम्ब्रेन की निस्बत इसकी थिकनेस बहुत ही ज्यादा है। सेल वॉल की फंक्शंस पे आते हैं। सेल वॉल सेल को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है, मतलब ये चूंकि सख्त होता है तो उनमें चेंजेस इतनी नहीं होती, सॉलिड होता है तो ये सेल को एक खास शेप प्रोवाइड करता है। इसके अलावा सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है। प्रिवेंट्स ड्राइंग ऑफ या डिसिकेशन ऑफ सेल्स। अभी जिन सेल में प्रेजेंट होता है प्लांट सेल है तो ज़्यादातर सन को एक्सपोज होता है या जो ऐसे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे उनकी बॉडी से वाटर लॉस हो सकता है। तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, डिसिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए भी सेल वॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा सेल एंड एक्सपेंशन को भी कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल एक सेल है, वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के अंदर अगर मुख्तलिफ सब्सटेंसेस आती है, उनकी एंट्री होती है तो वो उभरेगा, वो सेल जो है फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगा। अगर उन सब्सटेंस की एंट्री बहुत ही ज़्यादा हो जाती है तो सेल फट भी सकता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सेल वॉल प्रेजेंट होता है और वो इसे प्रिवेंट करता है। इसके अलावा प्लांट्स जो सेल होते हैं तो उन पर मुख्तलिफ पैथोजेंस भी अटैक कर सकते हैं, तो उन अटैक से प्लांट्स को बचाने के लिए भी सेल वॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा बैक्टीरिया में भी हमने पढ़ा था कि वहाँ पे जो कैप्सूल होता है तो उसके अंदर एक और लेयर जो सेल वॉल की प्रेजेंट होती है, तो वही सेल वॉल और जो कैप्सूल होते हैं वो टुगेदर पैथोजेंस से बैक्टीरिया को बचाती है। और जो एंटीबायोटिक्स हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया पे तो ये स्ट्रक्चर्स उनको रेजिस्टेंस शो करती है